मुक्केबाज मनीष कौशिक ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की कर ली। एशियन ओलंपिक्स क्वालिफायर के एक मुकाबले में जीत के साथ मुक्केबाज मनीष कौशिक ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की कर ली। आईसीसी ने अगले साल न्यूजीलैंड में होने वाले महिला वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इस बार फाइनल के अलावा सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए भी रिजर्व डे रखने का फैसला लिया गया। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने का वक्त नहीं देने की अटकलों को खारिज कर दिया। राहुल ने बताया कि वो उनके साथ कॉलेज में थे और ज्योतिरादित्य के लिए हमेशा घर के दरवाजे खुले रहते थे। निर्भया गैंगरेप मामले में फिर फांसी को टालने के लिए दोषी पवन ने दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में पवन ने 2019 में मंडोली जेल में हुई मारपीट के मामले में जेल अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। इस याचिका पर कोर्ट कल सुनवाई करेगी। गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि जम्मू कश्मीर में अभी 7,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में रखा गया है, जिनमें पत्थरबाज, आतंकियों की मदद करने वाले और कुछ अलगाववादी नेता शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 396 लोगों को नजरबंद रखे जाने की भी जानकारी दी गई। महाराष्ट्र के लातूर में ढाबे में काम करने वाले एक आदमी पर मामूली विवाद में अपने साथी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। मुंबई के पास पालघर में पुलिस ने कई दुकानदारों से ठगी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी आरोपी महिला की आवाज में बात कर दुकानदारों को ठगी का शिकार बनाते थे। अरब देश यमन के समंदर किनारे बसे शहर होडेडाह में वहां की सेना ने 9 टन विस्फोटक नष्ट किया। यहूदी विद्रोहियों ने विस्फोटक शहर के टूरिस्ट रिजॉर्ट, सड़कों और समुद्री तटों पर प्लांट किया था। यमन में 5 साल से वहां की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच सत्ता के लिए जंग छिड़ी हुई है और इसीलिए हूती विद्रोहियों ने शहर में बारूदी सुरंगें बिछाई थी, लेकिन सेना ने वक्त रहते बारूद को खाली इलाके में ले जाकर एक जोरदार धमाके में नष्ट कर दिया। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। वहां गलत तरीके से ओवरटेक करने की वजह से एक ट्रक दूसरे ट्रक के सामने आ गया, जिसने ओवरटेक करने वाले ट्रक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे पहले वो ट्रक सड़क से गुजर रही दूसरी गाड़ियों को खतरनाक तरीके से ओवरटेक करता नजर आया, लेकिन जैसे ही उसने एक कार को ओवरटेक किया, वो सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। जोरदार टक्कर के बाद दूसरा ट्रक भी बेकाबू हो गया और वो आगे बढ़ते हुए वहां से गुजर रही एक कार से टकरा गया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुका और कार को घसीटते हुए आगे बढ़ता रहा। इस हादसे में ओवरटेक करने वाले ट्रक के भी परखचे उड़ गए, जबकि कार को भी भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस खतरनाक हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर भेज दिया है तो बीजेपी ने भी अपने 106 विधायक हरियाणा के मानेसर में आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में रखे हैं। कल मध्य प्रदेश के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद राकेश सिंह ने सभी विधायकों के साथ बैठक की। इसके अलावा प्रहलाद पटेल और हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन भी इन विधायकों से लगातार मिल रहे हैं। कांग्रेस के 22 विधायकों के बागी होने के बाद से कमलनाथ सरकार पर संकट बढ़ गया है। ऐसे में किसी तरह की टूट से बचने के लिए बीजेपी ने भी अपने विधायक इस होटल में रखे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मानेसर की, जहां पर बीजेपी के 106 विधायक हैं और जिम्मेदारी भी यहां पर बड़े नेताओं को सौंपी गई है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर मिले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, विधायकों से इन्होंने मुलाकात की है क्योंकि एमपी में जब से सिंधिया ने इस्तीफा दिया है उसके बाद कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को अलग अलग जगह पर रखा है ताकि टूट से बचा जा सके। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रेलवे ने जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। इस अभियान के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कोरोना वायरस क्या है और कैसे इससे बचाव हो सकता है, इस तरह की जानकारी वाले पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसकी एक झलक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखी। स्टेशन परिसर में कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाए गए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना को कैसे फैलने से रोके, इसको लेकर के जो लगाई गई है सूचना, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी दी गई है। रेलवे के दफ्तरों के बाहर और अंदर भी इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए। रेलवे ने देश भर के 7,000 स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। ये पोस्टर जो है 2-3 भाषाओं में बनाए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे पंजाब एरिया में रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह में ये लगाए जा रहे हैं। मुंबई में लोकल ट्रेनों में भी कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे की तरफ से कई तरह के पोस्टर लगाए गए। तमाम जो चीजें हैं इस पोस्टर पर रखी गई हैं और
इसी तरह के अलग अलग डिब्बों में 3 से 4 पोस्टर लगाए गए हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए दूसरा पोस्टर उसी कोच में है। यूपी में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि 77 संदिग्ध मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार है। यूपी सरकार के मुताबिक यूपी में बॉर्डर के जरिए आने वाले 12 लाख लोगों की जांच की गई। इसके अलावा अलग अलग एयरपोर्ट पर 15,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। 740 लोगों को अब भी निगरानी में रखा गया है। येस बैंक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे ईडी ने राणा कपूर पर बड़ा दावा किया। कोर्ट में ईडी ने बताया कि 2004 से 2019 तक येस बैंक की कमान राणा कपूर के हाथों में थी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुल 30,000 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए के लोन को 2019 में एनपीए घोषित कर दिया गया। एनपीए उस कर्ज को कहते हैं जो डूब जाता है, मतलब राणा कपूर के कार्यकाल में 20,000 करोड़ रुपए के लोन को डूबा हुआ मान लिया गया। ईडी का दावा है कि जिन कंपनियों ने बैंक से लोन लेकर चुकाया नहीं, उनके मालिक राणा कपूर के करीबी हैं। ईडी ने शुरुआती जांच में राणा कपूर के करीबियों की 78 कंपनियों की पहचान भी की है, जिन्हें येस बैंक से लोन मिला और बाद में ये लोन एनपीए में बदल गया। यूपी के गाजीपुर में होली के समय 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के बीच किसी मामूली बात पर विवाद हुआ था, जो कि इतना बड़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसका वीडियो सामने आया। इसमें साफ दिखा कि 2 पक्षों के कुछ लोग सड़क पर इकट्ठा थे, जिनमें एक व्यक्ति आगे बढ़ा, दूसरे पक्ष के एक आदमी को जोर से डंडा मारा। इसके बाद तो वहां मौजूद सभी लोगों ने सड़क किनारे पड़ी लकड़ियों को उठाकर मारपीट शुरू कर दी। यूपी के भदोही में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद पथराव हो गया। इस घटना के दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के पास हुए हंगामे के दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। इन लोगों में कम उम्र के कुछ लड़के भी शामिल रहे, जिनमें कोई सड़क से पत्थर उठाकर दूसरे पक्ष के लोगों पर फेंक रहा था, तो किसी के हाथों में हमले के लिए डंडा मौजूद था। इन हालात में कई ऐसे लोगों को भी चोटें आईं जो वहां से गुजर रहे थे। दूसरे सोच के हमको मारने लगे हैं, सोचता कि ये भी उनके साथ ला, हम इसको भी मारे। इस घटना के बाद सड़क पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई दिए। दुनिया से सफेद मादा जिराफ का अंत हो गया है। केन्या में दुनिया की अकेली मादा जिराफ और उसके बच्चे का शव जंगलों से बरामद किया गया। माना जा रहा है कि शिकारियों ने इनकी जान ली है। सफेद मादा जिराफ केन्या के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही मौजूद थी, जिसके मारे जाने के बाद अब दुनिया में जिराफ की ये प्रजाति खत्म मानी जा रही है। जंगली जीवों की रक्षा से जुड़ी संस्थाओं ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जाहिर किया है। केन्या में एक सफेद जिराफ अभी भी बाकी है, जो अपनी तरह का दुनिया का अकेला जीव है। कोरोना वायरस की वजह से बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कोरोना वायरस की वजह से कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने समेत कई निर्देश शामिल हैं। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में बंगाल की टीम सौराष्ट्र से अब भी 291 रन पीछे है। मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बंगाल ने 3 विकेट पर 134 रन बना लिए। इससे पहले सौराष्ट्र की टीम पहली पारी में 425 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने उनके प्रभाव वाले गुना समेत 3 जिलों में कलेक्टर बदल दिए। दिल्ली के अशोक विहार में रेल की पटरी के पास एक लड़के का शव बरामद हुआ, जिसके बाद लड़के के परिवार ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। कोरोना वायरस की वजह से जम्मू में सिनेमा घरों के बाद अब स्कूलों और कॉलेजों को भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के 1500 कैदियों को रिहा करने के आदेश पर साइन कर दिए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से बांग्लादेश में एशिया 11 और वर्ल्ड 11 टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों को टालने का फैसला लिया गया। यूपी के अलीगढ़ में छेड़छाड़ के आरोप में एक महिला ने मनचले की जमकर धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ में पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह चल रहा था। इस बीच पुलिस अधिकारी मौजूद थे। आरोप है कि इसी बीच एक महिला से एक लड़के ने छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद महिला ने उसकी चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। हालांकि पिटाई के बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बैठक की, जिसमें आईपीएल पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ज्यादातर मंत्री आईपीएल न कराए जाने के पक्ष में हैं। हालांकि उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि आईपीएल के मैचों के टिकट ही न बेचे जाएं। इतने बड़े पैमाने पे जो भीड़ होगी वहाँ पर, जो टिकट लेके जो लोग गैलरीज में बैठेंगे, पवेलियन में बैठेंगे, तो ये आज के सिचुएशन में बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए एक तो हम टिकट न बेचें और सिर्फ गेम्स हो और उसका प्रक्षेपण हो
और उसके तहत लोगों ने अगर टीवी पे देखा तो कोई उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी कांग्रेस को विधायकों के टूटने का खतरा सताने लगा है। वजह गुजरात से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव हैं। अभी तक इन 4 सीटों में 3 बीजेपी के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास है, जबकि विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या के हिसाब से 2 सीट बीजेपी के पास और 2 सीट कांग्रेस के पास जा सकती हैं। लेकिन बीजेपी ने 2 नहीं बल्कि 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि बीजेपी की लिस्ट में 2 ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। 182 सदस्यों की विधानसभा में फिलहाल 180 सदस्य हैं, जिनमें कांग्रेस और उसके सहयोगियों के 79 विधायक हैं और बीजेपी के विधायक 103 हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत होगी, यानी अगर बीजेपी 3 सीटें जीतना चाहती है तो उसे 111 वोटों की जरूरत होगी। चुनाव में बीजेपी का ये गणित तभी सटीक बैठ सकता है जब या तो कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करें या फिर वोटिंग के दिन गैर मौजूद रहें। वहीं यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का खतरा सताने लगा है। आज धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा। मैच से पहले दोनों देशों की टीमों ने नेट पर जमकर अभ्यास किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज होने वाले धर्मशाला वनडे पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज भी होने का अनुमान जताया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि वो कोरोना वायरस की वजह से गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंचने के बाद राज्य सरकार या तो आईपीएल मैचों को स्थगित कर सकती है या फिर टिकट न बेचकर उन्हें टेलीविजन के दर्शकों तक ही सीमित रख सकती है। इतने बड़े पैमाने पे जो भीड़ होगी वहाँ पर, जो टिकट लेके जो लोग गैलरीज में बैठेंगे, पैविलियन में बैठेंगे, तो ये आज के सिचुएशन में बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए एक तो हम टिकट न बेचें और सिर्फ गेम्स हो और उसका प्रक्षेपण हो। यूपी के शामली में होली के अगले दिन कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों का वर्दी में सिगरेट और शराब पीकर नाचने का वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर की हिंसा के बाद से बंद पड़ी डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी एक बार फिर से छात्रों के लिए खोल दी गई। राजस्थान के दौसा में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने अपने कपड़े उतारकर सैकड़ों सालों से खेली जा रही डोलची होली खेली। राजस्थान के उदयपुर में शॉर्ट सर्किट से एक चलती कार में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि चालक ने वक्त रहते खुद को बचा लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ताजा बर्फबारी के बाद सोलंग वैली में सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस का एक और मरीज मिला है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 11 पहुंच गई है। इससे पहले मुंबई में कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने आए थे, जबकि पुणे में 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच कोरोना वायरस को देखते हुए विधानसभा सत्र को भी छोटा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हालात पर सरकार नजर बनाए हुए है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, एक और मरीज मिला है महाराष्ट्र में, क्या जानकारी इस मरीज के बारे में मिल पाई है, कहां का रहने वाला है? जैसे आपको बताना चाहेंगे, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जो पीड़ितों की संख्या है वो अब 11 पहुंच चुकी है। जो लेटेस्ट मामला है वो महाराष्ट्र के नागपुर का है और बताया जा रहा है कि जो पीड़ित है वो 4 दिन पहले ही अमेरिका से वापस आया था और मुंबई से होते हुए नागपुर पहुंचा था। तो अचानक उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जब उसे टेस्ट कराया गया तो पता चला कि उसे कोरोना वायरस है और उसकी रिपोर्ट आज सुबह ही पॉजिटिव पाई गई है। तो उसे भी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उसका इलाज जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कुल अब कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले अब 11 पहुंच चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले पुणे में हैं, 8 मामले दर्ज किए गए हैं और मुंबई में 2 और नागपुर में 1, यानी कुल 11 मामले पॉजिटिव आ गए हैं। और इसको लेकर सरकार काफी ज्यादा गंभीर है। हालांकि सरकार ने कहा है कि लोग पैनिक ना होएं, क्योंकि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग पॉजिटिव केसेस पाए गए उनका इलाज सही से हो और उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, ताकि ये जो वायरस है जो धीरे धीरे दूसरी जगह ना फैले। वहीं सरकार और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के जो लोग जिस इलाके में रहते थे, जिस सोसाइटी में रहते थे, उनकी भी प्रिकॉशनरी टेस्ट किया जाए, ताकि ये वायरस जो खतरनाक वायरस है वो धीरे धीरे जगह जगह पर ना फैले। बिल्कुल विवेक, तो नागपुर में नया मरीज मिला है और महाराष्ट्र में इसके साथ ही कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या 11 पहुंच गई है।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी नेता की कार पर हमला किया गया और हमले का आरोप सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर लगा। घटना तब हुई जब टीडीपी नेता बुड्ढा वेंकन्ना और बोंडा उमा निकाय चुनाव के एक उम्मीदवार के नामांकन के लिए वहां गए थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार पर एक आदमी ने हमला कर दिया। सबसे पहले उस आदमी ने एक मोटे डंडे से कार का शीशा तोड़ दिया और फिर टूटी हुई खिड़की से कार में बैठे टीडीपी नेताओं को मारने की कोशिश करने लगा। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हमला कर रहे आदमी को रोकने की कोशिश नहीं की। हमले से बचने के लिए ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और कार को तेजी से भगा ले गया। हमले में कार को काफी नुकसान पहुंचा। कार के अंदर एक पत्थर भी मिला, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि कार पर पत्थर से भी हमला किया गया था। यूपी के उन्नाव में 3 दिनों से लापता एक बुजुर्ग महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाने से नाराज गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि बुजुर्ग महिला के लापता होने की खबर पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उन्नाव हरदोई सड़क को जैम कर दिया। गांव वालों के ऐसा करने से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इसकी खबर मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि वो पुलिस से ही भिड़ गए। उन्होंने पुलिस वालों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। बताया गया कि गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने इस हंगामे को शांत करवाने के लिए उन्हें दौड़ा दिया। इस हंगामे के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए साफ सफाई की व्यवस्था की गई। देश भर में बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस के मामलों की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया, जिसके बाद मदुरई रेलवे स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में कई रेलवे कर्मचारी साफ सफाई में जुट गए। कोई पटरियों पर पानी का छिड़काव करने लगा, तो किसी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जगह जगह दवाओं का छिड़काव किया। इस दौरान सभी कर्मचारी मास्क पहने नजर आए। इन रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन परिसर में मौजूद सीढ़ियों के पास और जहां भी रेलिंग थी वहां उन्हें साफ करने के बाद दवाओं का छिड़काव किया, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। यूपी के फिरोजाबाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि किसी पुराने विवाद पर एक गुट ने दूसरे गुट के एक लड़के की पिटाई कर दी, जिस पर दूसरे गुट के लोग भड़क गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस बीच कई लोगों के हाथों में डंडे भी नजर आए। इस हंगामे के साथ ही गांव की सड़क युद्ध के मैदान में तब्दील हो गई। इस पत्थरबाजी से बचने के लिए कई लोग अपने घरों में छिप गए। इस बीच कुछ लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और पत्थर बरसा रहे लोगों का विरोध करने लगे। बताया गया कि काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। बाद में किसी ने पुलिस को इसकी खबर दी और जब पुलिस गांव में पहुंची तब जाकर लोग शांत हुए। बीजेपी ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिनमें 9 सीटों के लिए बीजेपी के और 2 सीटों पर सहयोगी दलों के नेताओं के नाम शामिल हैं। उम्मीद के मुताबिक ही बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, जो कुछ घंटे पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं। जबकि कांग्रेस छोड़कर आए राज्यसभा के पूर्व सांसद भुवनेश्वर कालिता को असम और एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आए उदयन राजे भोसले को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर और झारखंड से प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि महाराष्ट्र की एक सीट पर बीजेपी ने अपनी सहयोगी आरपीआई के नेता रामदास आठवले को उम्मीदवार बनाया है और असम की एक सीट पर बीपीएफ के नेता बिस्वजीत डायमरी को के नाम का ऐलान किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट में आईपीएल रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। मद्रास हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर कोरोना वायरस की वजह से 29 मार्च से 24 मई तक चलने वाले आईपीएल को रद्द करने की मांग की। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा समर्थकों और पदाधिकारियों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट आज उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के दोषी कुलदीप सेंगर की सजा का ऐलान कर सकती है। इस मामले में कोर्ट ने सेंगर समेत 7 लोगों को हत्या का दोषी माना है। बीजेपी ने गुजरात से राज्यसभा सीटों के लिए पेशे से वकील अभय भारद्वाज और आदिवासी नेता रमीलाबेन बारा के 2 नामों का ऐलान कर दिया। राजस्थान के राजसमंद में कुछ गांव वालों ने मामूली बात पर चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। यूपी के उन्नाव में होली के दिन खेत में बेहोश मिली रेप पीड़ित 9 साल की बच्ची ने कानपुर के हैलेट अस्पताल में इलाज के समय दम तोड़ दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों और याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
गुजरात की नर्मदा नदी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 21 मार्च से क्रूज सेवा शुरू हो जाएगी, जिसमें एक साथ 200 लोग सवार हो सकेंगे। दिल्ली की नारकोटिक्स विभाग ने 6 करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। केरल के कोच्चि में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक हाथी के बेकाबू होने से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना तब हुई जब एक मंदिर में चल रहे कार्यक्रम में वहां कई हाथियों को सजाकर एक लाइन में खड़ा किया गया था, लेकिन तभी एक हाथी बेकाबू हो गया और इधर उधर भागने लगा, जिसकी वजह से वहां खड़ा एक दूसरा हाथी भड़क गया और आगे की तरफ बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए एक आदमी हाथी की पूंछ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके बाद भी हाथी नहीं रुका। हाथी की पीठ पर कई लोग सवार थे, जिन्होंने गिरने के डर से एक दूसरे को जोर से पकड़ रखा था। इसके बाद कई लोग हाथी को रोकने के लिए उसकी पूंछ को जोर जोर से खींचने लगे। हाथी के पैरों में जंजीर भी बंधी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी हाथी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए, जबकि कई लोग हाथी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागते दिखे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हाथी को रोका नहीं जा सका और वो भागते भागते वहां से दूर निकल गया। हालांकि दूसरे हाथियों को उनके महावतों ने काबू कर लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच बीती रात कांग्रेस के 5 और विधायक जयपुर पहुंच गए हैं। इस तरह से जयपुर में इस समय कांग्रेस के 86 विधायक हैं। कमलनाथ सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर में 2 अलग अलग रिजॉर्ट्स में रखा है। मध्य प्रदेश में आए इस संकट से निपटने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और हरीश रावत भी गहलोत के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ सिंधिया खेमे के विधायक अब भी बेंगलुरु में हैं। उन्हें मनाने की जिम्मेदारी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को दी गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने है। रिजॉर्ट में कांग्रेस के एमएलए हैं और बताया गया कि अब जो रिजॉर्ट में एमएलए रुके हुए हैं उनकी संख्या 86 हो गई है। गहलोत रणनीति बना रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी भवानी फोन लाइन पर मौजूद है। भवानी, 86 है अब विधायकों की संख्या और जिम्मेदारी अशोक गहलोत को सौंपी गई है। देखिए, बिल्कुल अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक और हरीश रावत तीनों ने जिम्मेदारी संभाल रखी है कि यहाँ जो मध्य प्रदेश से जितने विधायकों को लाया जा सकता है, ज़्यादातर विधायक आ चुके हैं। 5 विधायकों को लेट नाइट चार्टर से लाया गया, वो पहुँच चुके हैं। अब 86 की संख्या हो चुकी है। निर्दलीय भी है, 3 विधायक निर्दलीय हैं, 4 में से 3 यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि 2 तरीके की, एक इनको एकजुट रखा जाए, दूसरा किसी तरीके से बीजेपी की ओर से इनका कोई संपर्क नहीं हो, हॉर्स ट्रेडिंग को किस तरीके से रोका जाए। अब जो कांग्रेस को डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बेंगलोर में उधर से वापस लाने की कोशिश करे और यहाँ से विधायक इनके टूट जाए। ये इसके लिए, क्योंकि अशोक गहलोत पहले महाराष्ट्र के मामले में इसी तरीके से भूमिका निभा चुके हैं, इसलिए अशोक गहलोत खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जी बिल्कुल भवानी, लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए। तो अब 86 विधायक हैं जो कि जयपुर में 2 अलग अलग रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, इसमें निर्दलीय भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ लोग एक पुरानी परंपरा को मानते हुए जलते हुए अंगारों के ऊपर से होकर गुजरे। बताया गया कि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोगों ने इस परंपरा को निभाया और नंगे पैर ही जलते हुए अंगारों के ऊपर दौड़ लगाई। हालांकि आग की लपटों के बीच चलना बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने ऐसा किया। इस परंपरा को निभाने के लिए लंबी कतारें भी लगी थी। कुछ लोग तो अपने बच्चों को गोद में लिए इस आग के ऊपर दौड़ लगाते नजर आए। वहीं कुछ लोग पेड़ों की टहनियों के साथ दिखाई दिए, जिससे वो लगातार आग को हवा दे रहे थे ताकि आग की लपटें और तेजी से उठे। दावा किया गया कि इस परंपरा को निभाने में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। धधकते अंगारों में जब हम लोग घी डालते हैं तो काफी आंच निकलते हुए उसमें निकलते हैं लोग। यही विश्वास है और यही श्रद्धा है और सबकी मनोकामना यहाँ पे पूरी भी होती है। सालों पुरानी इस परंपरा को देखने बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मंदिर पहुँचे थे। दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में हुई हिंसा की जांच में लगे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की नजर अब प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर टिकी। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के आरोपी दानिश से हुई पूछताछ में दिल्ली पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके मुताबिक पीएफआई की कोशिश केवल सीएए के विरोध में प्रदर्शन करवाने की ही नहीं थी, बल्कि 23 से 25 फरवरी के बीच उत्तर पूर्व जिले में हुई हिंसा में भी पीएफआई का हाथ रहा। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई से जुड़े लोगों को पहचान कर उनके ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों के अपहरण का आरोप लगाया है। पीसी शर्मा का दावा है कि बेंगलुरु में बंधक बनाए गए कांग्रेस के विधायक दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। सभी विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते सर,
कितने विधायक आपके संपर्क में हैं सर, ये बताइए अभी कितने विधायक जयपुर गए हैं? देखिए जयपुर गए हैं और उनके फ़ोन चालू हैं। सर कितने विधायक जयपुर गए हैं? 98 के आसपास। सर अब सिंधिया खेमे के जो विधायक हैं उन्होंने वीडियो जारी किया, कहा कि वो सिंधिया के साथी हैं। देखिए कोई किसी के साथ रहे, लेकिन जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें हम मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। तो सर सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं वो आपके संपर्क में है या विधायक आपके संपर्क में है? विधायक संपर्क में। मंत्री नहीं है सर? मंत्री के खिलाफ तो कोई न कोई शायद सुना है कार्रवाई हुई है। ऊपर निंदा प्रस्ताव की ही है, क्या मंत्री हो के इधर उधर घूम रहे हो? निंदा प्रस्ताव 12 विधायक कंफर्म है कि आ सकते हैं? निश्चित तो आएंगे और बीजेपी के भी आएंगे। बीजेपी के भी? उनके फ़ोन क्यों बंद किया उनने? दिल्ली में है, उनकी सरकार है दिल्ली में, उनके फ़ोन क्यों छीन लिए बीजेपी वालों को? डर है ना। लखनऊ पोस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी जिसमें कोर्ट ने नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटवाने के आदेश दिए थे। हरियाणा के सीएम दफ्तर की एक टीम ने चरखी दादरी में एसडीएम कार्यालय में 2 करोड़ के घोटाले का दावा किया। आरोप है कि करोड़ों का यह घोटाला 2000 से 2017 के बीच किया गया। अब इस मामले में उस वक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जांच करने उपरांत जो भी गिरफ्तारी के सबूत आएंगे उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से फ्रेंच लीग कप का फाइनल टाल दिया गया। यह फाइनल अगले महीने 4 अप्रैल को होना था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच होने वाला एक मुकाबला कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया। एक फुटबॉल क्लब के मालिक से आर्सेनल के खिलाड़ियों की हुई मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया, क्योंकि इस क्लब के मालिक में कोरोना वायरस के लक्षण मिले थे। राजस्थान के उदयपुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो देखते ही देखते पूरी कार में फैल गई। आग की तेज लपटों ने कुछ ही देर में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त वहां तेज हवाएं भी चल रही थी, जिसकी वजह से आग बढ़ती चली गई। बताया गया कि आग लगते ही कार के ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इस आग को देखकर कई लोग दहशत में आ गए और अपनी गाड़ियों को उससे काफी दूर ही रोक लिया। कुछ लोग तो इस घटना का वीडियो बनाते नजर आए। हालांकि कुछ ही देर में कार जलकर राख हो चुकी थी। इंडोनेशिया के एक इलाके में एक तेज रफ्तार बस ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बेकाबू बस सड़क पर लोगों को रौंदते हुए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गई। बस ने सड़क पर खड़ी कारों में पहले जोरदार टक्कर मारी और फिर मोटरसाइकिलों पर सवार लोगों को कुचलते हुए आगे चली गई। बस के जाने के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ वहां जुट गई। सभी ने फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया। हादसा बस की ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ, जिसके बाद ड्राइवर उस पर काबू नहीं रख पाया और बस सामने आ रही हर चीज को अपना शिकार बनाती चली गई। अमेरिका में अलास्का के करीब उड़ान भर रहे रूस के 2 टोही विमानों को अमेरिका और कनाडा के विमानों ने खदेड़ दिया। बताया गया कि रूस के 2 टोही विमान अमेरिका के एरोस्पेस के काफी करीब आ गए थे, जिसके बाद वहां गश्त कर रहे अमेरिका और कनाडा के लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाला। रूसी विमानों का पीछा करना भी शुरू कर दिया। अमेरिका के F-22 और कनाडा के F-18 लड़ाकू विमानों ने रूस के इन टोही विमानों को घेर लिया, उनको वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। Tu-142 रूस का ताकतवर टोही विमान है, जो मिसाइल दागने के साथ ही पनडुब्बियों को भी निशाना बना सकता है। कोरोना वायरस की दहशत के बीच श्रीनगर में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल विभाग की एक टीम ने इस फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां जांच के दौरान नकली सैनिटाइजर बनाए जाने का पता चला। जब न्यूज 18 की टीम इस फैक्ट्री में पहुंची तो कैमरे से छिपने के लिए कुछ महिलाएं मुंह ढककर वहां से निकलने लगी। फैक्ट्री के अंदर बड़ी तादाद में कार्टन, ड्रम और कैन नजर आए। कुछ कैन में केमिकल भरा हुआ भी दिखाई दिया। यहाँ पे कई लोगों ने नकली सैनिटाइजर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। हम जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे आप चारों तरफ केमिकल्स देखते हैं और यहाँ महकमा ड्रग एंड फूड कंट्रोल ने यहाँ पे छापामारी की है। छापेमारी के बाद ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल विभाग ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाली इस फैक्ट्री को सील कर दिया। एक दिन पहले गांदरबल जिले में भी छापे पड़े थे। We saw conditions and all. It was all really in very bad shape. They were manufacturing at the time of when we came. They were manufacturing that time. बताया गया कि इस फैक्ट्री में बनाया गया नकली सैनिटाइजर काफी मात्रा में बाजार में सप्लाई भी किया जा चुका है।
यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि बाइक पर आए 3 बदमाशों ने एक दुकान के सामने बाइक रोककर फायरिंग कर दी। इस बीच एक बदमाश बाइक पर ही बैठा रहा जबकि उसके 2 साथी बाइक से उतरे। उतरते ही उनमें एक बदमाश ने अपनी पिस्तौल से गोली चला दी। इसके थोड़ी देर बाद उसी बदमाश ने एक बार फिर से हवा में गोली चलाई। फायरिंग की यह घटना 9 मार्च की बताई गई। बताया गया कि बदमाश एक लड़के से किसी बात पर हुई कहासुनी के बाद वहां पहुंचे थे। सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर भले ही देश भर में अलर्ट जारी कर रखा हो, लेकिन बिहार के छपरा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मामूली बीमारी के इलाज के लिए भी तैयार नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद छपरा जिले के प्रभारी हैं। इसके बावजूद सदर अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारियों की कमी से मरीज परेशान है, जिसका सबूत अस्पताल में घुसते ही नजर आ गया, जहां काउंटर पर कर्मचारी के नहीं होने की वजह से लंबी लाइन में लगे मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं दिखा। मरीजों को रोज होने वाली परेशानी की वजह से इलाके के लोगों ने अपना आपा खो दिया और इनका गुस्सा सिविल सर्जन पर फूट पड़ा। गहराई में जाइए कि दलाल किसके वहां इकट्ठा होते हैं, ये दलाल का काम नहीं है, ये डॉक्टर लोगों का काम है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी है कि कर्मचारी ही नहीं, डॉक्टरों के कमरे में भी कुर्सियां खाली नजर आईं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में 72 की जगह मात्र 17 डॉक्टर हैं, जबकि 200 नर्सों का काम 17 के भरोसे हो रहा है। ये बात सही है कि यहाँ लगभग 30% जो 100% 30% डॉक्टरों का ही नियुक्ति है, 70% अभी रिक्त है। डॉक्टरों और कर्मचारियों की भारी कमी की बात अस्पताल चलाने वाले सिविल सर्जन ने भी मानी। GNM 200 सैंक्शन पोस्ट है इस अस्पताल के लिए, उसके जगह पर मात्र 17 ठो है और डॉक्टर अभी मात्र शायद 17 ठो है पोस्ट है, 18 अब 18 है। लखनऊ में इन दिनों एक तेंदुए ने दहशत फैला दी है। हालात ये है कि तेंदुए ने गोमती नगर से चिन्हट तक के बीच अब तक दर्जनों जानवरों को मार गिरा है। हालांकि तेंदुए ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में लगी है। एक पिंजरे को तैयार कर 7 मार्च से तेंदुए के आने का इंतजार कर रही है। मिस्र की राजधानी काहिरा में 90 साल से बंद एक पिरामिड को फिर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। दावा किया जाता है कि ये मिस्र में बना सबसे पुराना पिरामिड है, जो करीब 4700 साल पुराना है। ये पिरामिड 27वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र के राजा जोसर को दफनाने के लिए बनाया गया था, जिसे 1930 में बंद कर दिया गया क्योंकि इस पिरामिड के पत्थर तब टूटकर गिरने लगे थे। 2011 में ब्रिटेन की एक कंपनी को इस पिरामिड की मरम्मत का काम मिला, जो अब पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पिरामिड इसी साल से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। देश भर में होली का त्योहार मनाया जा चुका है, लेकिन मथुरा में होली अभी भी जारी है। मथुरा में विश्व भर में मशहूर दाऊजी के मंदिर में हजारों लोगों ने जमकर होली खेली, जिसे दाऊजी का हुरंगा नाम दिया गया। इस बीच सभी ने एक दूसरे को रंगों से भिगो डाला, जमकर नाच गाना करते हुए होली का आनंद उठाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कुएं में गिरे एक लड़के को पुलिस वालों ने काफी कोशिश के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि यह लड़का अंधेरा होने की वजह से कुएं में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। जिसके बाद पुलिस वालों ने कुएं में गिरे लड़के को निकालने के लिए एक रस्सी फेंकी और लड़के से उसे पकड़ने को कहा। इस दौरान पुलिस के जवान लड़के को ढाढ़स भी बनाते रहे। शाबाश बेटा, चिंता मत करो, पाइप पकड़ो तुम, पाइप पकड़ो। कुएं में गिरे लड़के ने भी हिम्मत दिखाई और पुलिस वालों की फेंकी गई रस्सी को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस वाले धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने लगे। इस दौरान वहां मौजूद लोग बच्चे का हौसला बढ़ाते रहे। बेटा आ गया, तू आ गया ऊपर, आगे बेटा, शेर आ गया, तू आजा। और थोड़ी देर बाद ही कुएं में गिरे लड़के को बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस का एक और मरीज मिला है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 11 पहुंच गई है। इससे पहले मुंबई में कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने आए थे, जबकि पुणे में 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच कोरोना वायरस को देखते हुए विधानसभा सत्र को भी छोटा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हालात पर सरकार नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की पीड़ितों की संख्या 11 पहुंच चुकी है। आजपर्यंत आपल्या राज्यामध्ये एकूण 10 पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेले आहेत, पण हे पॉझिटिव्ह म्हटलं तरी त्यांना तशी लक्षणं ही दिसत नाही आहेत। एखाद्या रुग्णाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला कोरोना पॉझिटिव्ह आला म्हणजे घाबरून जाण्यासारखं मोठं कारण नाही आहे।
कोरोना वायरस की मार झेल रही चीन सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहां पर कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए वीगर मुसलमानों के शरीर से अंग निकाले गए, जिस वजह से अब तक वहां पर 10,000 लोगों को आसानी से इलाज के लिए अंग मिलने की खबर है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हजारों मरीजों के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी जान बचाने के लिए अंगों की जरूरत थी। कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से जूझ रहे 59 साल के एक मरीज को महज 5 दिन में ही 2 अंग आसानी से मिल गए और उन्हें बचा लिया गया। ऐसे में यह शक जताया जा रहा है कि इन मरीजों को बचाने के लिए वीगर मुसलमानों के शरीर से निकाले गए अंगों का इस्तेमाल किया गया। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच यूरोप से अमेरिका जाने पर अगले 30 दिनों तक रोक लगा दी गई है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने यूरोप के किसी भी देश से अमेरिका आने पर यह रोक लगाने का ऐलान किया है। चीन के बाद इटली और फिर यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने ये पाबंदी लगाई है ताकि वहां ये वायरस ना फैले। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच बीती रात कांग्रेस के 5 और विधायक जयपुर पहुंचे हैं। इस तरह से जयपुर में इस समय कांग्रेस के 86 विधायक हैं। कमलनाथ सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर में 2 अलग-अलग रिजॉर्ट्स में रखा है। मध्य प्रदेश में आए इस संकट से निपटने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और हरीश रावत भी गहलोत के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ सिंधिया खेमे के विधायक अब भी बेंगलुरु में हैं। उन्हें मनाने की जिम्मेदारी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को दी गई है। तो रिजॉर्ट में कांग्रेस के एमएलए रखे गए हैं और 86 एमएलए इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं, जिसमें निर्दलीय भी शामिल है। गहलोत रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जब महाराष्ट्र में संकट आया था तब भी गहलोत ने ही जिम्मेदारी संभाली थी और लगातार वो विधायकों के संपर्क में है। खुद कल वो एयरपोर्ट पहुंचे थे विधायकों से मिलने के लिए और 2 अलग-अलग रिजॉर्ट है जहां पर एमएलए को रखा गया है। टूट ना हो और बिखरे ना विधायक, हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके, इसके लिए गहलोत ने कमान संभाली हुई है। कांग्रेस छोड़कर मध्य प्रदेश की सरकार का संकट बढ़ाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया की प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कराने में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम दोपहर बाद उनके घर गए और उन्हीं के साथ सिंधिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सदस्यता की रसीद सौंपी। इसके बाद नड्डा ने सिंधिया को फूलों का गुलदस्ता देकर और बीजेपी का अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। ज्योतिरादित्य ने बीजेपी की सदस्यता लेते ही मध्य प्रदेश सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। साथ ही उन्होंने बीजेपी में रहकर जनसेवा का अपना मिशन आगे बढ़ाने का ऐलान किया। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य के बीजेपी में शामिल होने पर तीखा तंज कसा। ये सरकार इनके काम हो सकता ना कर रही हो, इनके अपने सत्ता बढ़ाने के या इनके लोगों के निजी स्वार्थ को ना पूरा कर रही हो। मतलब यहाँ तक स्टेटमेंट देते हैं कि साहब मेरे कहने से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होते हैं, तो ट्रांसफर पोस्टिंग जनहित की बात है। मध्य प्रदेश में सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ एक्शन में आ गए और उन्होंने कांग्रेस विधायकों को जयपुर भेज दिया। खबर है कि इस बारे में कमलनाथ की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात हुई, जिसके बाद कांग्रेस के 90 से ज्यादा विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच बसों में बिठाकर एयरपोर्ट लाया गया, जहां सभी विधायकों को बस के अंदर ही बोर्डिंग पास बांटे गए, जिसके बाद वो जयपुर चले गए। कांग्रेस के विधायक देखिए, तमाम कांग्रेस के विधायक बस में रवाना होकर यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और ये जो तमाम विधायक हैं, 90 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं। इन विधायकों के पास ज्यादा सामान नहीं था, लिहाजा कयास ये भी लगाए गए कि ये सभी 13 मार्च तक लौट आएंगे, क्योंकि उस दिन राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होने वाला है। बस एक दो दिन 13 तारीख को राज्यसभा के समय आएंगे ना, आएंगे। यही नहीं, बस में सवार सभी विधायकों ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के संकट में होने की खबरें खारिज कर दी और जयपुर जाने का मकसद घूमना फिरना बताकर बात टाल दी। ऐसा है, हम लोग सभी विधायक लोग हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, ठीक है, और सब लोग एक साथ हैं। जयपुर रवाना होने से पहले इन सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके घर पर मुलाकात की,
जिसके बाद वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकले। खबर है कि सीएम के घर पर हुई बैठक में सरकार बचाने के प्लान पर बात हुई। क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को एकजुट रखने का एक प्लान तैयार किया है। खबर है कि इस प्लान के तहत सीएम ने 3 टीमें बनाई, जिनमें एक टीम बेंगलुरु में ठहरे 19 विधायकों को मनाएगी, जबकि दूसरी टीम दिल्ली में रहेगी, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस को समर्थन देने वाले कुछ विधायक दिल्ली में भी हैं। वहीं तीसरी टीम कांग्रेस के विधायकों के साथ जयपुर में रहेगी। खबर है कि ये तीनों टीमें कमलनाथ के घर से एक साथ एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हुई। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में ठहरे मध्य प्रदेश के ज्यादातर विधायकों के मान जाने की उम्मीद जताई। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता है। आई एम श्योर 78% of them, except few, 4 or 5, rest of them will go back. They will be in the Congress party. Government will sail through. एक तरफ कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचने का भरोसा है, तो दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर के बाहर हुआ, जहां विरोध करने वालों ने 2 दिन पहले तक कांग्रेस के नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरों और पुतले को आग के हवाले कर दिया। और जब इससे भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ तो जमीन पर गिरे जलते पुतले पर एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से लाठी बरसाने लगा। इसके बाद नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। इसी शोर में नारेबाजी कराने वाले ने धीरे से कांग्रेस की जगह देश का नाम आगे को कर दिया। क्योंकि प्रदर्शन मुख्यमंत्री के घर के बाहर हो रहा था, इसलिए वहां मौजूद लोगों ने उनके नाम के भी जयकारे लगाए। हालांकि नारेबाजी में राहुल और सोनिया का नाम भी आया, लेकिन वो कमलनाथ के लिए लगाए गए नारों की तुलना में बहुत कम था। हालांकि बेंगलुरु में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अलग अंदाज नजर आया। जहां होटल में ठहरे कांग्रेस विधायकों को मध्य प्रदेश भेजने के लिए यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पार्टी के ये सभी कार्यकर्ता बेंगलुरु के उसी होटल के बाहर इकट्ठा हुए जहां मध्य प्रदेश के विधायक ठहरे हुए हैं, और उन्होंने होटल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और उन्हें जबरदस्ती पुलिस की वैन में बिठाकर होटल के सामने से हटाना पड़ा। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल यूथ कांग्रेस के इन सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले इन लोगों ने होटल में ठहरे हुए मध्य प्रदेश के विधायकों से मिलने की मांग की, ताकि वो उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज सकें। मिलना है। उधर वापस एमएलए का वो एमपी का भेजना है, सरकार सेम चलना है उधर। बेंगलुरु के होटल में कांग्रेस के 19 बागी विधायक ठहरे हुए हैं, जिन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भोपाल जा रहे हैं। आज शाम करीब 4 बजे सिंधिया विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगे। फिर एयरपोर्ट से उनका काफिला एक रोड शो की तरह बीजेपी दफ्तर पहुंचेगा। बीजेपी दफ्तर में सिंधिया के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है। सिंधिया आज भोपाल में ही रहेंगे। कल वो भोपाल से राज्यसभा के लिए दोपहर 2 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद वो देर शाम दिल्ली लौट आएंगे। देर रात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट कर बीजेपी में उन्हें शामिल करने के लिए पीएम मोदी समेत पूरे बीजेपी परिवार का धन्यवाद दिया। अपने ट्वीट में सिंधिया ने लिखा, बीजेपी में मुझे शामिल करने और मेरा स्वागत करने के लिए पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीजेपी परिवार का शुक्रिया। ये न सिर्फ मेरे जीवन में एक अहम बदलाव का समय है, बल्कि पीएम मोदी की अगुवाई में जनसेवा के लिए मेरी प्रतिबद्धता को पूरा करने का मौका भी है। जिस आत्मीयता से बीजेपी के सभी वरिष्ठ जनों ने मुझे अपने परिवार में शामिल होने पर शुभकामनाएं प्रदान की है, मेरा स्वागत किया है, उससे मैं अभिभूत हूं। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने को राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही सचिन पायलट भी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा, यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। काश पार्टी में बातचीत के जरिए विवाद सुलझा लिए गए होते। सीरिया के इदलिब में जारी लड़ाई में सीरिया की सेना ने कई अहम ठिकानों पर फिर कब्जा जमा लिया। तुर्की के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से सीरिया की सेना को इन इलाकों से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन सीरिया की सेना ने एक बार फिर जोरदार हमला बोलते हुए विद्रोहियों को पीछे खदेड़ दिया। सीरिया की सेना ने साराकिब समेत कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। हवाई हमलों के साथ ही विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त जमीनी हमले भी किए गए।
हालांकि तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही लड़ाकों ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद टैंकों और दूसरे भारी हथियारों से लैस सीरिया के सैनिकों ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर खतरा मंडराने के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भी गिरने की आशंका जताई। 3 दलों की सरकार है और इसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि ये तो उधार का सिंदूर लेकर के सुहागन बनने वाली बात है, तो ऐसे सुहाग टिकते नहीं हमेशा, तो ऐसी सरकार बहुत मजबूत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हालांकि शिवसेना ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल मजबूत है और बीजेपी से उसे कोई खतरा नहीं। बीजेपी ने कोशिश तो की थी ना सरकार बनाने की, ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन उसके ऊपर ही उलट गया। यहाँ कौन सा ऑपरेशन नहीं चलेगा, यहाँ बहुत हमारे जैसे सर्जन बैठे हैं ऑपरेशन थिएटर में, जो ऑपरेशन करने आएगा उसका ऑपरेशन कर देंगे। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ही दिन में ग्राहकों को फायदा पहुंचाने वाले कई अहम फैसले लिए। सबसे अहम यह है कि एसबीआई ने बैंक खातों से मिनिमम बैलेंस का नियम ही हटा दिया है। अलग अलग शहरों में बैंक खातों में 1000 से 3000 तक मिनिमम बैलेंस का नियम था, जिससे कम पैसे खाते में होने पर बैंक ग्राहक पर जुर्माना लगाता था, लेकिन ग्राहक के सामने अब ऐसी कोई बंदिश नहीं होगी। ग्राहकों के लिए दूसरी अच्छी खबर है, बैंक ने MCLR कम करके दी है। MCLR कर्ज पर ब्याज का वो बेस रेट होता है जिससे कम ब्याज पर बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह का लोन नहीं देता। MCLR कम करने का सीधा मतलब यह है कि EMI कम हो सकती है और SBI के ग्राहकों को होम लोन और ऑटो लोन समेत हर तरह के लोन पहले से कम ब्याज पर मिल पाएंगे। एक और फैसला बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज से जुड़ा है। बैंक ने बचत खाते पर ब्याज दर 3% कर दी है। पहले 1 लाख रुपए से कम पैसा होने पर ब्याज दर 3.25% और 1 लाख से ज्यादा होने पर 3% थी, लेकिन अब सबके लिए ब्याज दर 3% ही होगी। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस का एक और मरीज मिला है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 11 पहुंच गई है। इससे पहले मुंबई में कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने आए थे, जबकि पुणे में 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच कोरोना वायरस को देखते हुए विधानसभा सत्र को भी छोटा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हालात पर सरकार नजर बनाए हुए है। आजपर्यंत आपल्या राज्यामध्ये एकूण 10 पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेले आहेत, पण हे पॉझिटिव्ह म्हटलं तरी त्यांना तशी लक्षणं ही दिसत नाही आहेत। एखाद्या रुग्णाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला कोरोना पॉझिटिव्ह आला म्हणजे घाबरून जाण्यासारखं मोठं कारण नाही आहे। दिल्ली में लूटपाट का एक वीडियो सामने आने के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। बाइक सवार कुछ बदमाशों ने एक आदमी से 4 लाख रुपए लूट लिए थे और ये घटना पिछले महीने 17 तारीख को हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में 3 बाइक पर आए कुछ बदमाश एक आदमी से लूटपाट करते दिखे। एक बदमाश पिस्तौल लेकर उस आदमी के पास पहुंचा और पैसे देने की मांग करने लगा, जबकि दूसरा बदमाश बाइक की डिक्की खोलने लगा। तभी उस आदमी ने वहां पड़े एक प्लास्टिक के डिब्बे से आरोपियों पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद उसने अपना हेलमेट भी बदमाशों की तरफ फेंक दिया। इस बीच एक बदमाश ने बाइक की डिक्की में रखे रुपयों से भरा बैग निकाल लिया और अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। रजनीकांत आज अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। एक्टर रजनीकांत आज चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नई राजनीतिक पार्टी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मीन गांव में अंधविश्वास में जकड़े सैकड़ों लोग धधकते अंगारों पर नंगी पैर चलते नजर आए। खबर है कि कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला और सुष्मिता देव को राज्यसभा भेज सकती है। यूपी के पीलीभीत में एक जूते चप्पल की दुकान में मोमबत्ती जली रहने से आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 सगे भाइयों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। दावा है कि 14 और 12 साल के दोनों भाई साइकिल चला रहे थे और संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हादसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट आज लखनऊ में दंगाइयों की पोस्टर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को पोस्टर हटाने का निर्देश दिया था। इराक में कोरोना वायरस के 71 नए मामले सामने आने के बाद वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी दफ्तरों में दवा का छिड़काव किया गया। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र के यवतमाल और सोलापुर जिले में खेली गई पत्थरमार होली में कई लोग घायल हो गए। यवतमाल में तो गोटमार मेले के दौरान लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए।
लोगों ने बताया कि हर साल वहां होली के मौके पर गोटमार यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। जैसा कि यवतमाल में देखा गया, भीड़ के बीच लोग एक दूसरे को पत्थरों से निशाना बनाते नजर आए। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई हो, पर बाद में पता चला कि ये एक पारंपरिक खेल है जिसमें होली के दिन लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। यवतमाल में एक दिन पहले खेले गए इस पारंपरिक खेल में कई लोग घायल हो गए, कुछ के सिर फट गए तो एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पर लोगों के घायल होने के बाद भी पत्थरबाजी का ये पारंपरिक खेल नहीं रुका। यवतमाल ही नहीं, सोलापुर में भी लोगों ने पत्थर मार होली खेली। जिस गांव में ये होली खेली गई, वहां ऐसी मान्यता है कि होली के दिन एक दूसरे को पत्थर मारने से भगवान खुश होते हैं, जिसके लिए कुछ लोग एक मंदिर की छत से पत्थर बरसाते नजर आए। नीचे खड़े लोगों ने भी उनको पत्थरों से निशाना बनाया। लोगों ने बताया कि इस पत्थर मार होली में जब तक किसी का सिर नहीं फटता या खून नहीं निकलता, तब तक इसे अशुभ माना जाता है। कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं, एक दूसरे को पत्थर खेलते हैं। जब खून निकलता है तभी हमारे गांव को सुकून लगता है। सभी बारिश होती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान पर अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामना में लिखा कि भगवान देता है और कर्म नाश कर देता है। यही हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बगावत हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अगर गिरती है तो उसका श्रेय बीजेपी का चाणक्य मंडल ना ले। कमलनाथ की सरकार जो गिरती हुई दिख रही है, उसका कारण उनकी लापरवाही, अहंकार और नई पीढ़ी को कम आंकने की प्रवृत्ति है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 7 सांसदों का निलंबन खत्म कर दिया। इसके लिए उन्होंने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई, जिसके बाद लोकसभा में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री ने सांसदों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सदन की मंजूरी के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के उन 7 सांसदों का निलंबन खत्म करने का आदेश जारी कर दिया, जिन्हें 6 दिन पहले स्पीकर की कुर्सी पर बैठी बीजेपी सांसद रमा देवी से बदसलूकी के आरोप में मौजूदा सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस ने सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग पर जमकर नारेबाजी की थी, जिसकी वजह से कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए टालनी पड़ी। मुंबई के दादर स्टेशन पर जीआरपी ने एक बुजुर्ग आदमी की जान बचा ली। यह आदमी लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था कि चलती ट्रेन में ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जिससे बुजुर्ग आदमी की जान बची। घटना 9 मार्च की है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। तो बुजुर्ग की जान यहां पर बचाई गई। ये 9 मार्च की घटना है। अब सीसीटीवी के जरिए तस्वीरें सामने आई है। रेलवे पुलिस ने बुजुर्ग की जान बचाई। बताया गया कि ये बुजुर्ग बेहोश हो गया था। मुंबई के दादर स्टेशन की तस्वीरें आप देखिए, और यहां पर उसके बाद पुलिस बुजुर्ग को अस्पताल लेकर पहुंची। 9 मार्च की घटना है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कैसे रेलवे पुलिस ने बुजुर्ग की जान बचाई।